everyone, welcome back. In this video we are going to discuss about the second law of thermodynamics. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है वन फॉर्म्स टू अनदर. कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, गेन होती है, बट इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर. डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर ये तो बता दिया कि हाँ हीट ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, और एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाती है. एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर इट डज नॉट टेल कि कौन सी डायरेक्शन क्या होगी. हीट तो ट्रांसफर होगी पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई लिया, यहाँ पे एक बिकर लिया, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे एक बिकर इसके पास रख दिया जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी तो यही पॉसिबिलिटी है हमारे जनरल ऑब्जर्वेशन से कि जो 50 डिग्री सेल्सियस से ही हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, है ना. 50 डिग्री सेल्सियस से ही हीट जो है वो ट्रांसफर होगी. कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है और वहां से हम हीट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस को. ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस में. तो ये एक ही डायरेक्शन में जो हीट है वो फ्लो कर सकती है, इन दोनों डायरेक्शन में हीट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है, इसके लिए हमें चाहिए होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड थिंग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिस करता है वो है स्पॉन्टेनिटी. कोई भी प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए, हीट ट्रांसफर होता है. कोई भी प्रोसेस होती है उसके लिए हीट ट्रांसफर होता है, पर इट डज नॉट टेल कि वो वाली जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो सकती है या हमें कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी उस रिएक्शन को होने के लिए, या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी जो खुद अपने आप नहीं हो सकती. प्रॉपर एक बार हमने इनिशिएट कर दिया उसके बाद वो रिएक्शन खुद हो जाए. नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, हमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पानी ऊपर से नीचे गिरना है, एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पानी नीचे से ऊपर चला जाए, हमें कॉन्टिन्यूसली क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी नीचे से ऊपर पानी भेजने के लिए. सो जो पानी अपने आप नीचे आना वो क्या है, स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, नीचे से हमने पानी ऊपर भेजा, उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी की जरूरत है. अब स्पॉन्टेनियस फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल. बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. मैंने एक बार कैंडल को जला दिया फिर वो खुद ब खुद जलती जाएगी. ठीक है, तो वो इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं देता कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होएगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी. ये थी लिमिटेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, तो इट टेल अस, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी and tell us about the weather direction and tell us about the spontaneity. ठीक है, ये हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होएगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी, और हमें एनर्जी की फ्लो डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो फ्लो होएगी. तो फर्स्ट सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर होती है फ्रॉम वार्मर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. कभी भी उल्टा नहीं हीट ट्रांसफर होएगी, हमेशा वार्मर से कोल्डर बॉडी पे ही हीट जो है वो ट्रांसफर होएगी. ठीक है, नेक्स्ट होता है हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. सेकंड क्या है, कोई भी प्रोसेस है वो अपने आप, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है मतलब खुद हो रही है, तो उस प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होएगी. ठीक है, एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होएगी अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है. ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या देता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी. थर्ड स्टेटमेंट है एनर्जी नहीं. जैसे जो भी हीट ट्रांसफर है वो क्या था, हमने कोई भी वर्क किया, कोई भी जो वर्क है उसको हम सारा वर्क को हीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब वी कैन से ऑल वर्क कैन
कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, सारा काम जो है वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऑल हीट, जितनी भी हीट है, जितनी भी हमने हीट ट्रांसफर की है, वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सारी हीट जो है, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। जितनी भी सारी हीट है वो हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, कार्नेट इंजन देखा था ना, कार्नेट इंजन लास्ट वाली वीडियो में। तो कार्नेट इंजन में क्या था कि हमने उसने सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ली थी, ठीक है। Q1 अमाउंट में से कुछ हीट को उसने क्या किया था, वर्क में कन्वर्ट कर दिया था, और कुछ हीट उसने क्या कर दी थी, Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या दे दी थी, सिंक में। तो ये वो वाली हीट है जिसको हम वर्क में चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको हम चेंज, वी कैन आल्सो से दिस इज अ नॉन अवेलेबल, नॉन यूजेबल एनर्जी, कि हम इसको एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। हम कुछ ही हीट को जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है नेट में, गेट में, तो ऐसे स्टेटमेंट्स दी होती है जिसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताने होते हैं। ये स्टेटमेंट के साथ भी क्वेश्चन नेट में आ चुका है, ठीक है। सो ये हो गया। यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस करवाया था इंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम की अगर स्पॉन्टेनियस है वो इंक्रीज होगी, मतलब डेल्टा एस जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 होएगा। तो अब हम बात करेंगे ये इंट्रोपी क्या है, ठीक है। इंट्रोपी क्या चीज है। सो इंट्रोपी इज रैंडमनेस। इंट्रोपी रैंडमनेस क्या, कि अगर कोई भी सॉलिड है, इंट्रोपी का मतलब ही क्या है, रैंडमनेस। ये बहुत रैंडमनेस। फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड है, मैं इंट्रोपी को समझा रही हूं कि है क्या चीज, ये लिक्विड है, गैस है। यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में पास पास हैं, प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। यहाँ पे कम अरेंज है और गैस में बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं है। तो गैस जो है इसकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो गैस की एंट्रोपी मैक्सिमम, देन लिक्विड की, देन सॉलिड की। इसमें हमें ये बताते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना रैंडमली अरेंजमेंट है, ये रैंडमनेस है, ठीक है। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, लिक्विड की, देन सॉलिड की, ओके। सो ये क्या फैक्टर प्ले करती है, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि वेदर दिस रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई भी स्पॉन्टेनियस है यहाँ पे और एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होएगी, अगर हम वैसे ही सोचें कि जिस भी रिएक्शन में अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी, बट उसके साथ साथ ये रैंडमनेस भी एक फैक्टर प्ले करती है, मतलब एंट्रोपी भी एक फैक्टर प्ले करती है। हम बोल दें ड्राइविंग फोर्स जो होती है किसी भी रिएक्शन की, वो क्या होती है, डिक्रीज इन एनर्जी। मतलब कोई भी रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि उसको अपनी एनर्जी जो है वो क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, डिक्रीज इन एनर्जी। फाइन। सेकेंड जो फैक्टर प्ले होता है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो है एंट्रोपी, वो है एंट्रोपी। we cannot decide whether this reaction is spontaneous or non spontaneous on the basis of कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका एग्जांपल हम डेली लाइफ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आइस रखी है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये हम देखेंगे थोड़े टाइम में ये किस में चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी। तो ये प्रोसेस हम बोलेंगे क्या है, स्पॉन्टेनियस है, कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मींस कि आइस ने कुछ ना कुछ एनर्जी जो ले होगी एटमॉस्फेयर से, तभी वो लिक्विड में चेंज हो रही है। इसका अगर ग्राफ दिखे वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसने एनर्जी ले ली है ना, तभी लिक्विड में चेंज हुआ है। तो इसमें तो जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो फिर ये अपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे हुई। द रीजन इज, यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस इसलिए क्योंकि यहाँ पे है रैंडमनेस। यहाँ पे रैंडमनेस, आइस में पार्टिकल अरेंज्ड है, यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
तो रैंडमनेस एंट्रोपी इतना बड़ा फैक्टर प्ले करती है कि अगर किसी भी प्रोसेस की रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस बन सकती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एंट्रोपी की डिटेल में बात कर लेते हैं। एंट्रोपी जो है वो क्या है, सबसे पहले इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं हमने देख लिया। ये क्या है, एक रैंडमनेस है, ठीक है, रैंडमनेस है। एंट्रोपी जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव होती है प्रॉपर्टी, मतलब कि डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस की उसकी एंट्रोपी जो है वो कितनी होगी, इसलिए क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 1 मोल ऑफ गैस, क्या लिया, 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पे हमने लिया 2 मोल ऑफ गैस, तो बीकर का साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ द गैस लिया, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं, 6.00 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, डबल होंगे, और यहाँ पे क्या है, सिंगल मोलिक्यूल्स। तो यहाँ वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो रैंडमनेस यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे मोलिक्यूल्स जो है वो इजिली फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस। तो रैंडमनेस किस पे डिपेंड करती होगी कि कितना मास है, ठीक है। तो तो एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो है, एंट्रोपी का जो फंक्शन है वो हमें देता है, एंट्रोपी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। याद रखना है क्यू रिवर्सिबल है, मैंने यहाँ पर इरिवर्सिबल नहीं लिखा, मैंने लास्ट वाली वीडियोस में अपने डिस्कस किया हुआ है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, डिटेल में आप देख सकते हो, मैंने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो रिवर्सिबल लिखा है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी है। तो ये जो है एंट्रोपी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मींस इट डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। स्टेट फंक्शन है फाइनल और इनिशियल। ये हमें कैसे पता लगा, फ्रॉम कार्नेट साइकिल। कहां से पता लगा, फ्रॉम कार्नेट साइकिल। कैसे, अगर हम इसका साइक्लिक इंटेग्रल लें, dq रिवर्सिबल बाय t इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका साइक्लिक इंटेग्रल लें, dq रिवर्सिबल बाय t, वो 0 आता है। और साइक्लिक इंटेग्रल किसका 0 आता है, जो क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। सो दैट्स व्हाई एंट्रोपी इज इक्वल टू, एंट्रोपी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। ओके, अब हम इसके जो dq रिवर्सिबल बाय t इज इक्वल टू 0, सो dq रिवर्सिबल बाय t इज इक्वल टू क्या है, ds। ओके, ds। पर इट ऑलवेज की जो एंट्रोपी है s इज नॉट इक्वल टू, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमें ध्यान रखने हैं, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन है, एक हमें पता लगा कि जो एक फॉर्मूला है, एंट्रोपी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सो एंट्रोपी इज नॉट इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय बाय टी, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास कि डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे इरिवर्सिबल ले लें बाय टी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो दैट्स वाई हमें ये आ सकता है s इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये यहाँ से आए डी क्यू रिवर्सिबल, यहीं से अगर हम यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे डी एस आ जाएगा। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फिर एक आ गया डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, सो डी क्यू irreversible by t, dq irreversible by t is not equal to ds, ठीक है, ये इस ds के नहीं इक्वल होती। पर हमें ये पता है ये नॉट इक्वल टू 0 तो क्या है, इट इज ग्रेटर देन लेस देन 0। ओके, सो विच इज इक्वल, दिस बिकम कि dq irreversible जो है वो लेस देन 0 है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो q irreversible है by t
इज ग्रेटर देन लेस देन डी एस. ओके, लेस देन डी एस. तो ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं. एक सबसे मेन फॉर्मूला है जो है S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और इनका जो साइक्लिक इंटेग्रल होता है डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज इक्वल टू 0. और S इज नॉट इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी. इनफैक्ट तो एंड ये क्या है, ये भी डी क्यू रिवर्सिबल भी आल्सो नॉट इक्वल टू डी एस. वो क्या है, लेस देन है डी एस से, और इट इज आल्सो लेस देन 0 इन ए साइक्लिक इंटेग्रल. ओके, और है कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इंट्रोपी चेंज, हमने क्या बोला था कि इंट्रोपी चेंज है ऑलवेज इन केस ऑफ रिवर्सिबल. कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबली हो रही है तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0 आएगा. तो डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू 0, बट डेल्टा एस इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन 0. मतलब इंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होएगी इरिवर्सिबल प्रोसेस में. और ये भी है कि इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं अगर इरिवर्सिबल है. तो वी कैन राइट डेल्टा एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल एंड फॉर रिवर्सिबल इज इक्वल टू 0. तो ये फॉर्मूलाज है. मैं एंड में कंक्लूड कर देती हूँ मैं कौन कौन से फॉर्मूलाज मेनली याद रखने हैं. ठीक है, कौन से फॉर्मूलाज हमने याद रखने हैं. एक लाइन में लिख देती हूँ कि फर्स्ट फॉर्मूला है कि जो S है वो किसके इक्वल है, Q रिवर्सिबल बाय T. ओके, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इंट्रोपी है वो हमें पता है क्या है, रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू 0. ठीक है, यही रिवर्सिबल वाले फॉर्मूला. और वी कैन राइट डी क्यू रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू डी एस. और we can also say delta S reversible is equal to 0. फाइन. तो यहाँ से आ गया ये. फिर यहाँ से irreversible S is not equal to Q irreversible by T. ठीक है, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है. Q irreversible जो Q रिवर्सिबल है वो Q irreversible के इक्वल नहीं है. ठीक है, ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन, मतलब पाथ पे डिपेंड करते हैं. पाथ फंक्शन है. और Q इरिवर्सिबल हमेशा ज्यादा तो नहीं, वर्क इन केस ऑफ इरिवर्सिबल जो है वो ज्यादा होता है वर्क इन केस ऑफ रिवर्सिबल. तो ये दोनों सेम नहीं है. राइट. और फिर हम यहाँ से आ सकते हैं, इस फॉर्मूला से आ सकता है डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज ग्रेटर देन डी एस. ओके, फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी इज डी एस. और यहाँ से आ सकता है S irreversible is greater than 0. ये हो गया कंक्लूड. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी. थैंक यू वेरी मच.